हाय गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल है आपके। तो आज हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स आईपीओ की। क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये चीज समझने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हमने कंसिडर करने हैं आज की इस वीडियो में। देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, फिर हम देखेंगे कि ये आईपीओ क्यों लाना चाह रही है, क्या वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से इन्होंने ये आईपीओ लॉन्च किया है, और ये पब्लिक को क्या ऑफर कर रही है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि पॉजिटिव्स क्या है कंपनी से रिलेटेड एंड क्या है उसके रिस्क फैक्टर्स, वो चीज़ भी हम कवर करेंगे। एंड आईपीओ में क्यों करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए, एंड मेरा क्या ओपिनियन है पर्सनली इस आईपीओ को लेकर के, जानेंगे ये सब और बहुत कुछ इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम टू नैक पैकर्स। तो दोस्तों, मेरा नाम है रिदम एंड सबसे पहले हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड्स करती क्या है। तो दोस्तों, ये कंपनी है, एक आईटी कंपनी है, आईटी इंडस्ट्री में ये कंपनी है विच वॉज फाउंडेड बाय मिस्टर अशोक सूता। एंड इसका 97% जो रेवेन्यू है वो डिजिटल आईटी सर्विसेज से आता है, जैसे कि क्लाउड सर्विसेज, SaaS सर्विसेज, एनालिटिक्स एंड स्टफ लाइक दैट। और इसके पास है 2600 से ऊपर के एम्प्लॉइज। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि किस टाइप के क्लाइंट्स को ये सर्व करती है, तो बहुत सारी वेरिड इंडस्ट्री से रिलेटेड है इसके क्लाइंट्स। हम बात करें एड्यूटेक कंपनीज की, हाईटेक कंपनीज की, या बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर की बात करें, या ट्रैवल एंड टूरिज्म, मीडिया रिलेटेड कंपनीज भी इस कंपनी के हैं क्लाइंट्स। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ट्रैवल रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड जो क्लाइंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ 17% है। यानी कि इस टाइम पे जब ट्रैवल इंडस्ट्री थोड़ा सा हिट हुई है, एक्चुअली थोड़ा नहीं काफ़ी हिट हुई है, वहाँ पर इसको इतना इम्पैक्ट नहीं आया होगा क्योंकि इसके वहाँ से ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं आ रहे। क्या इसकी सिर्फ इंडियन कंपनीज हैं? नहीं, इसके पास 148 एक्टिव कस्टमर्स हैं, इंडिया से भी और अब्रॉड से भी। कहाँ से? यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिडिल ईस्ट, सब जगह पे इसकी कस्टमर बेस है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया इसका काम। अब जानते हैं कि ये आईपीओ क्यों लॉन्च कर रही है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि कंपनी अपने कुछ शेयर्स पब्लिक को दे रही है कि आप हमारे शेयर होल्डर बनिए और हमें दीजिए कुछ फंड्स। यानी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है आईपीओ के पीछे किसी भी कंपनी का फंड रेजिंग। तो ये दोस्तों कोशिश कर रहे हैं कि 702 करोड़ की फंडिंग रेस हो सके इस आईपीओ के थ्रू। अब ये क्यों रेस किए जा रहे हैं, तो इसको लेकर के इन्होंने अपने डीआरएचपी, ये डीआरएचपी क्या होता है? ड्राफ्ट रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट, जो कि पहला डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी को अगर आईपीओ इशू करना है, तो जो पहला डॉक्यूमेंट वो सेबी के साथ रजिस्टर करवाती है और पब्लिकली अवेलेबल करवाती है, वो होता है डीआरएचपी। इसके डीआरएचपी में इसकी सारी डिटेल्स मेंशन्ड होती है। तो दोस्तों, इन्होंने अपने उस डॉक्यूमेंट में इस चीज को मेंशन किया है कि इनकी है कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट पर्पसेस है जिसके लिए ये फंड रेजिंग करना चाह रहे हैं। और दोस्तों, ये इस काम के लिए पब्लिक को क्या ऑफर कर रहे हैं, अब उस पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक का आपके पास है टाइम
जब आप अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ के लिए। एंड ये शेयर्स लिस्ट होने वाले हैं दोनों ही एनएसई और बीएसई दोनों पे 17 सितंबर 2020 को ये शेयर लिस्ट हो जाएंगे। अगर आपको कुछ शेयर्स अलॉट होते हैं तो आप भी बन जाएंगे इस कंपनी के शेयर होल्डर। तो दोस्तों इस इशू को समझते हैं। इस इशू के दो पार्ट्स है। एक है फ्रेश इशू, यानी कि 66.2 लाख के शेयर्स नए शेयर्स है जो कि कंपनी कर रही है इशू नए शेयर होल्डर्स के लिए, यानी इस 66.2 लाख के अगेंस्ट जो भी अलॉटेड शेयर्स होंगे उसके लिए कंपनी को फंड्स मिलेंगे। इसके अलावा बहुत ही मेजर प्रपोर्शन 356.6 लाख जो शेयर्स है वो है ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो अपने स्टेक को, अपने हिस्से को इस कंपनी में जो उनका है उसको वो कम कर देंगे, इतने शेयर से पब्लिक का हिस्सा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये तो इनका ऑफर है। ऑफर फॉर सेल हो गया, यानी प्रमोटर अपना कुछ हिस्सा बेच रहा है और नए शेयर्स इशू हो गया जिनको हम फ्रेश इशू बोल देते हैं। अब कितने पे आपको ये आईपीओ मिलेगा, तो इसका प्राइस बैंड, ऑफर प्राइस पहले से ही कंपनी बता करके चलती है। इन्होंने ये ऑफर रखा है 165 to 166 रुपीस का। क्या आप एक शेयर खरीद सकते हैं? नहीं, लॉट्स में मिलते हैं आईपीओ, तो इन्होंने एक लॉट साइज रखा है 90 शेयर्स का, यानी कि आपको मिनिमम 90 शेयर्स के लिए तो अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप इस प्राइस बैंड से 90 शेयर्स की वैल्यू देखते हैं तो रफली अराउंड 14-15,000 का एक लॉट रहेगा जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करना है या नहीं, ये पॉइंट आता है बाद में। पहले हम समझते हैं इस कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो कि हमें डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं। तो पॉजिटिव्स देखें अगर इस कंपनी के बारे में, तो सबसे पहला अच्छा पॉजिटिव ये है कि इट इज प्रमोटेड बाय मिस्टर अशोक सूता, जो कि एक इंडस्ट्री वेटरन है। उनको बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। वो माइंडट्री कंपनी में भी रह चुके हैं, विप्रो में भी काम कर चुके हैं, तो इस इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा उनको एक्सपीरियंस है। बस वहाँ पर उनकी एज अब 77 हो चुकी है, तो कितने साल और कंपनी में एज एन एक्टिव मेंबर पार्टिसिपेट करते रहते वो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा इनका जो 76% बिजनेस है वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ था कोविड पैंडेमिक के टाइम पे, ऐसा इनके मैनेजमेंट ने एक इंटरव्यू में कमेंट किया था, जो कि अगेन एक पॉजिटिव बात ही है। अब बात करें इनके थोड़े से फाइनेंशियल्स पे, तो ये कंपनी पिछले 2 साल से प्रॉफिटेबल है, जो कि एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। बुरी बात क्यों है ये अभी देखते हैं थोड़ी देर में। अभी अच्छी बातों की बात कर रहे हैं, तो अगर इनके हम रेवेन्यू को ऑब्जर्व करें इन 2 सालों में, तो वो 23% से ग्रो करे हैं। इसके अलावा प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी इनका 134% से ग्रो करा है। एंड इनका ROE 31%, ROCE 26% रहा है, जो कि इस इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी वैल्यूएशंस की बात करें, तो इनका PE रेशो 29 टाइम्स है, जो कि अगेन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली ठीक ठाक है। यानी हम ओवरऑल अगर इसके थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स देखते हैं तो कंपनी कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स देती है एज फार एज इट्स पोजीशन इज कंसर्न्ड, राइट। तो फिर रिस्क फैक्टर्स क्या है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सब कुछ अच्छा नहीं होता, पूरी पिक्चर समझ के ही अपना फाइनल डिसीजन हमें लेना चाहिए। तो दोस्तों रिस्क फैक्टर्स क्या है इस कंपनी के? सबसे पहले इतनी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, बट ये ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल है ये देखने वाली बात है अभी।
इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ 2 साल ही हुए हैं इसको प्रॉफिटेबल हुए, यानी उससे पहले कंपनी लॉसेस में थी। तो अब सिर्फ जब 2 साल हुए इस कंपनी को प्रॉफिटेबल हुए, तो आगे वी नीड टाइम, वी नीड डेटा टू एनालाइज एंड सी कि ये कंपनी कितना आगे ग्रो कर पाती है और इस ग्रोथ को सस्टेन कर पाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो यूएस में से इसके मैक्सिमम क्लाइंट्स आते हैं। 77.5% बिजनेस इसको यूएस से आता है, यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर यूएस के साथ कोई दिक्कत होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं, तो इन सब चीज़ों का इस कंपनी पे काफ़ी मेजर इम्पैक्ट आ सकता है। एंड क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की बात करें तो कुछ टॉप कस्टमर्स हैं जिनसे इसको मैक्सिमम बिजनेस आता है, और अगर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो इसको आ सकती है काफ़ी दिक्कत। कंपटीशन इस इंडस्ट्री में काफ़ी इंटेंस है। एक छोटी कंपनी इस कंपटीशन को कैसे करती है बीट और कैसे बना पाती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसको कोई टच ना कर पाए, ये चीज़ देखने वाली बात है जिसको हमें टाइम दे करके ऑब्जर्व करना चाहिए। और एक नेगेटिव जो मेरे को इस कंपनी में दिखा वो ये कि इसके प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स प्लेज करे हुए हैं, दैट इज उन्होंने गिरवी रखे हुए हैं अपने शेयर्स, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल माना जाता है जब प्रमोटर अपने ही शेयर्स प्लेज करके कुछ फंडिंग उठाता है। तो दोस्तों ये सारी बातें हो गई इसके रिस्क फैक्टर्स को लेकर के। तो पहले हम ये समझते हैं कि हमें आईपीओज में इन्वॉल्व होना भी चाहिए, इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो 2 रीजंस होते हैं मेनली आईपीओज में पार्टिसिपेट करने के। पहला रीजन होता है शॉर्ट टर्म, सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए, यानी कि अगर एक आईपीओ आया और वो अगर फेयर वैल्यू पे उसकी ऑफर प्राइस है, मतलब ठीक ठाक प्राइस पे उसने ऑफर किया अपनी प्राइस, और उसके बाद लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ओवर सब्सक्राइब हो जाता है आईपीओ, यानी कि जितने शेयर्स ऑफर किए थे उससे ज़्यादा शेयर्स की आगे से डिमांड आ जाती है पब्लिक से, तो क्या होता है, लिस्टिंग गेन होता है, क्योंकि प्राइस जिस पे वो शेयर लिस्ट होता है वो ज़्यादा होती है। लिस्टिंग प्राइस ऑफर प्राइस से जब ज़्यादा होती है तो लिस्टिंग गेन हो जाता है। लेकिन वहीं पर कैच क्या है कि कभी भी अगर शेयर्स, कभी भी कोई भी आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो फिर वहाँ पर आपको कोई लॉट अलॉट होता है, आपके शेयर्स की अलॉटमेंट होती है या नहीं होती है, अगेन वो थोड़ा लक पे डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन कई लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए आईपीओज में करते हैं पार्टिसिपेट, और कुछ लोग जिनको ये चीज़ दिख रही होती है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत सही परफॉर्म करने वाली है, उनको एक अच्छा चांस दिख रहा होता है आईपीओ में पार्टिसिपेट करके लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी को होल्ड करना। लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि आईपीओ से पहले ही हम ये प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पाए, जज कर पाए कि कंपनी का लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या होने वाला है। अब आते हैं सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज मेरा क्या ओपिनियन है इस आईपीओ को लेकर के। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, इसके पॉजिटिव्स भी बताए, इसके रिस्क फैक्टर्स भी बताए, तो सारी चीज़ों को एक साथ रखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि मैं पर्सनली इस कंपनी में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करने वाली। मैं अगर इसमें कुछ लॉट्स के लिए अप्लाई करती हूँ तो मैं पहले 3rd डे तक का वेट करूँगी, जब मेरे को पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये आईपीओ का कैसा रिस्पॉन्स रहा है। एंड सेकेंडली मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं देखूँगी, अपने शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में इसको देखूँगी, जहाँ पर मैं इसमें हो सकता है लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशन रखूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी इट इज़ टू अर्ली, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि सिर्फ 2 साल हुए हैं कंपनी को प्रॉफिटेबल हुए, पहली बार कंपनी अपने शेयर्स लिस्ट कर रही है, तो इसके बाद हमें
ठहर के उसको पेशेंटली ऑब्जर्व करके देखना चाहिए और फिर जज करना चाहिए कि उसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या होगा। लेकिन डेफिनेटली ओवर सब्सक्राइब्ड ये आईपीओ होने वाला है मेरे हिसाब से, एंड लिस्टिंग गेन्स के लिए अपना लक ट्राई किया जा सकता है। सो गाइज, आई होप आपने आज की इस वीडियो को एंजॉय किया और कुछ नया सीखा। आपका क्या ओपिनियन है इस आईपीओ को लेकर के, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सबके साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, हिट द बेल आइकन, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर उसे लाइक कीजिएगा एंड सबके साथ शेयर कीजिएगा। Thanks a lot for investing your time in this video. Take care, keep learning, keep growing, and keep sharing.